कलेक्टर साहब किसान का छोटा भाई बनकर बैंक पहुंचे तो बैंक का मैनेजर धमकाने लगा। फिर जो हुआ दोस्तों जानकर आंखें फट जाएंगी। यह कहानी उस वक्त की दस्तावेज है जब एक डीएम ने खुद को कुर्सी से नीचे उतारकर खेतों की मिट्टी में मिलाया, किसानों के दुखों को अपनी डायरी में लिखा और उनके आंसुओं को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। यह कहानी सिर्फ योजनाओं की नहीं, विश्वास की पुनर्स्थापना की है। जब सैकड़ों साल से ठगे गए किसान पहली बार बोले, सरकार सुन रही है, तब एक नई क्रांति ने जन्म लिया। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। दफ्तर में बैठा डीएम साहब सामने रखी किसानों की शिकायतों की फाइलों को पलट रहे थे। हर एक पन्ना किसी न किसी किसान की उम्मीद और हताशा की कहानी कह रहा था। बेमौसम बारिश, महंगे बीज और सबसे ऊपर बैंक द्वारा आरण न मिलने की शिकायतें। एक फाइल में लिखा था, बैंक मैनेजर साहब ने कहा, तू क्या लोन लेगा, तेरी औकात है, पहले किसी अफसर को पहचान ला, फिर बात करेंगे। डीएम साहब की आंखें भर आईं। एक पल को उन्होंने अपनी मेज से बाहर देखा। दूर खेतों की हरियाली उनकी आंखों में उतर आई, लेकिन मन में एक पीड़ा थी। कैसे पता चले कि यह सच है या बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। उसी शाम डीएम साहब ने अपने पीए को बुलाया। मैं कल गांव के एक किसान के छोटे भाई के रूप में बैंक जाऊंगा। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। कपड़े और साइकिल की व्यवस्था करवा दो। पीए चौंक गया। सर, पर आपकी सुरक्षा। इस बार मुझे कागज नहीं, सच्चाई देखनी है, और सच्चाई जमीनी होती है, सरकारी कुर्सी पर नहीं। अगली सुबह डीएम साहब ने अपनी शुद्ध सफेद कमीज बदली और एक मामूली सी फटी बनियान, मटमैली धोती और पुराने चप्पल पहन लिए। उन्होंने अपना चेहरा हल्के धूल और मिट्टी से ढक लिया ताकि कोई पहचान न सके। एक साइकिल ली और निकल पड़े गांव के बैंक की ओर। रास्ते में हर कोई उन्हें एक आम किसान समझ रहा था। कोई नमस्ते करता तो कोई पूछता, कहां जा रहे हो भैया? उन्होंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, बैंक जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम है। बैंक के बाहर लंबी लाइन थी। ज्यादातर किसान थे, बूढ़ी अम्माएं और कुछ औरतें जिनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। डीएम साहब ने लाइन में सबसे पीछे खड़े होकर किसानों से बातचीत शुरू की। भैया, लोन मिल जाता है क्या यहां? एक अधेड़ किसान बोले, मिलता तो है, पर पहले मैनेजर साहब की जेब गरम करनी पड़ती है। बिना चढ़ावे के तो पहचान भी नहीं पूछते। और कोई अफसर से मिलवाता है क्या? अगर जान पहचान हो तो सीधा केबिन में बिठाते हैं, नहीं तो 5-5 दिन चक्कर लगाओ। बातचीत करते करते नंबर आया तो डीएम साहब काउंटर पर पहुंचे। काउंटर क्लर्क ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से पूछा, क्या काम है? लोन चाहिए, बीज खरीदना है, पहले आईडी दिखाओ, खाता नंबर दो। उन्होंने एक नकली खाता नंबर दिया जो पहले से पीए ने बनवा कर रखा था। क्लर्क ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, फिर बड़बड़ाते हुए उठकर मैनेजर के केबिन में चला गया। कुछ मिनटों बाद मैनेजर बाहर आया, आंखों में घमंड और चेहरा तिरस्कार से भरा। कहां से आ गया ये गंदगी लेकर? लगता है साइकिल भी किराए की है। देखो इसके कपड़े, एक नंबर का फर्जी आदमी लगता है। चल भाग यहां से। डीएम साहब शांत रहे, बोले, भैया बस थोड़ा मदद चाहिए, बीज खरीदना है। मैनेजर चीखा, मदद चाहिए तो पहले किसी अफसर से पहचान ला, समझे? हम यहां भीख नहीं बांटते, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं और ये लोग लोन लेने चले आते हैं। किसी ने बीच से कहा, अरे बात तो सुन लो। मैनेजर चिल्लाया, तू बीच में क्यों बोल रहा है? तुझे भी लोन चाहिए? सबको तो लगता है मुफ्त का पैसा चाहिए बस। पूरा बैंक मौन हो गया। कुछ किसान आंखें नीची कर लेते हैं, कुछ अपने अपमान पर दांत पीसते हैं। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और बिना एक शब्द बोले बाहर आ गए। उनके पैर भारी थे, लेकिन दिल और भी भारी। रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुककर उन्होंने एक बूढ़े किसान से पूछा, ऐसा हमेशा होता है क्या? बूढ़े ने कहा, बेटा 40 साल हो गए खेती करते। पहले हम जमींदार से डरते थे, अब बैंक से। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लाठी मिलती थी, अब अपशब्द। डीएम साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आप से वादा किया, अब बदलाव होगा, अब आवाज उठेगी, पर अभी नहीं। पहले सबूत, फिर इंसाफ। वह चुपचाप लौट पड़े, पर अब वो सिर्फ डीएम नहीं थे, अब वो हर उस किसान की आवाज थे जिसे कभी औकात का ताना सुनना पड़ा था।
बैंक से निकलने के बाद डीएम साहब के मन में गुस्से और पीड़ा का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति बनी रही। उन्होंने खुद को समझाया, अगर मैं अभी कुछ करूंगा तो सच्चाई अधूरी रह जाएगी, मुझे पूरी तस्वीर चाहिए। अगले दिन वह फिर से उसी भेष में गांव की गलियों में घूमे, लोगों से मिले, बातचीत की और धीरे धीरे समझने लगे कि सिर्फ बैंक ही नहीं, पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं घुन लग चुकी है। दोपहर के समय उन्होंने दोबारा बैंक का रुख किया। इस बार मैनेजर की निगाह सीधी उन पर पड़ी और उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। फिर आ गया, तुझे समझ नहीं आता क्या? तेरे जैसे लोगों के लिए यहां कुछ नहीं है, चल भाग यहां से वरना सिक्योरिटी बुला लूंगा। डीएम साहब ने हाथ जोड़ लिए। भैया बस 5 मिनट दो, ये देखो जमीन के कागज हैं, थोड़ी मदद कर दो। मैनेजर ने उनकी फाइल हाथ में ली, 2 मिनट देखा और जोर से ठहाका लगाकर बोला, जमीन, इस पर तो मक्का भी ना उगे, और ये देखो कितने पुराने दस्तावेज हैं, ऐसे कागज के लिए तो भिखारी भी भीख न दे। बैंक के बाकी कर्मचारी हंसने लगे। कुछ ग्राहक सहमे से खड़े रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अपमान का घूंट एक बार फिर डीएम साहब को पीना पड़ा। काउंटर के पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, बेटा तू परेशान मत हो, ये लोग सबके साथ ऐसा ही करते हैं, भगवान सब देख रहा है। वो बुजुर्ग औरत डीएम साहब की मां की उम्र की थी। उसके शब्दों ने उनके भीतर की आग को और हवा दी। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया, अब वक्त है असली कार्रवाई का, पर एक कदम और उठाना जरूरी था। उन्होंने पीए को मैसेज भेजा, कल बैंक में एक सीनियर अधिकारी बनकर पहुंचो, बिना बताए सब रिकॉर्ड करो। पीए समझ गया कि अब डीएम साहब का सब्र जवाब दे चुका है। अगले दिन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सुबह के 9 बजे थे। बैंक खुल चुका था और रोज की तरह वहीं अफरा तफरी का माहौल था। किसानों की लंबी लाइनें, बूढ़े बुजुर्ग दस्तावेजों के बंडल लिए खड़े, और वहीं बैंक का घमंडी मैनेजर जिसने अपने रौब से सबका जीना मुहाल कर रखा था। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। बैंक के बाहर एक सफेद गाड़ी रुकी। उससे एक सादे कपड़ों में व्यक्ति उतरा, हाथ में फाइल और कंधे पर बैग। बैंक के गार्ड ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये थे डीएम साहब के पीए, जो अब अधिकारी के रूप में बैंक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। अंदर घुसते ही उन्होंने सबसे पहले बैंक की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उन्होंने सीधे जाकर कहा, मैनेजर साहब से मिलना है, सेंट्रल ऑफिस से आया हूं। बैंक का माहौल ठंडा पड़ गया। सभी की नजरें उस अजनबी पर टिक गईं। क्लर्क घबरा गया, दौड़ता हुआ मैनेजर के पास गया। सर, कोई ऊपर से अधिकारी आए हैं, कह रहे हैं निरीक्षण के लिए आए हैं। मैनेजर की रौनक एक पल में गायब हो गई। माथे पर पसीना, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए वो बाहर आया। आइए सर, आइए, कैसे आना हुआ? पीए बोले, सेंट्रल ऑफिस से किसानों की शिकायतें मिली हैं। आज बिना पूर्व सूचना निरीक्षण करने का आदेश है, कृपया सहयोग करें। मैनेजर घबरा गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। अब पीए ने बैंक में किसानों की लाइन में से कुछ को बुलाकर पूछताछ शुरू की। सभी ने एक ही बात दोहराई, सर, बिना रिश्वत के लोन नहीं मिलता, बार बार बुलाते हैं, गाली भी देते हैं। पीए ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने कहा, मैं बाहर से किसी को बुलवाना चाहता हूं जो कल ही अपमानित होकर गया था। कुछ मिनटों में वही किसान अंदर आया, धोती, पुराना कुर्ता, पसीने से भीगा शरीर। मैनेजर उसे देखते ही चिल्लाया, फिर आ गया तू, हटाओ इसे बाहर। इतने में ही पीए ने कहा, बस अब बहुत हुआ, पहचानिए इन्हें। मैनेजर भौंचक्का रह गया। कुछ ही पल में वो किसान अपने चेहरे से नकली दाढ़ी और गमछा हटाने लगा और सभी के सामने असली चेहरा सामने आ गया, जिले के डीएम साहब। पूरा बैंक सन्न। किसानों की भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये डीएम साहब हैं, इन्हें गाली दी थी मैनेजर ने। मैनेजर की टांगें कांपने लगीं। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दीजिए साहब, पहचान नहीं पाया। डीएम साहब की आवाज अब बेहद ठंडी और कठोर थी। जानबूझकर किसी किसान को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या किसानों की औकात आप तय करेंगे? फिर उन्होंने पीए की ओर देखा और कहा, सस्पेंशन का नोटिस अभी टाइप कराइए, बैंक के जिला प्रबंधक को बुलवाइए और इस पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग की व्यवस्था कराइए। इस बैंक में अब असल सेवा होगी। भीड़ में बैठे किसान अब ताली बजा रहे थे।
बुजुर्ग महिला जो कल डीएम साहब को दिलासा दे रही थी, आज उनके सामने आंखों में आशीर्वाद लेकर खड़ी थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बेटा, आज तूने हमें इंसाफ दिलाया है, तुझ पर भगवान की कृपा बनी रहे। डीएम साहब ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, ये हाथ अब कभी किसी बैंक के दरवाजे पर थकेगा नहीं अम्मा, ये वादा है। उस दिन पूरा गांव समझ गया कि अफसर वही अच्छा होता है जो अपने लोगों के बीच से आता है और उनके साथ खड़ा होता है, भले ही भेष कोई भी क्यों ना हो। बैंक में जब डीएम साहब ने अपना असली परिचय दिया तो पूरे जिले में हलचल मच गई। सोशल मीडिया, लोकल न्यूज चैनलों और अखबारों में सुर्खियां बन गईं। डीएम साहब ने किसान बनकर बैंक भांडा फोड़ा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, अंशुमान रावत, एक ऐसा कलेक्टर जिसने जमीन से जुड़कर इंसाफ का रास्ता दिखाया। लेकिन असली बदलाव तो अब शुरू होना था। डीएम साहब ने उस बैंक को मॉडल ब्रांच में तब्दील करने का संकल्प लिया। अगले ही दिन जिले के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई। जिला पंचायत भवन में हुई इस मीटिंग में जब अंशुमान साहब मंच पर आए तो वहां बैठे मैनेजरों की आंखें शर्म से झुकी थीं। मैं आप सबका दुश्मन नहीं हूं, डीएम साहब ने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं आपके कर्तव्यों की याद दिलाने आया हूं। अगर हम किसानों को अपमानित करेंगे तो हम अपने देश के अन्नदाता का नहीं, अपने भविष्य का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने उस किसान भाई का जिक्र किया जिसकी आंखों में आंसू थे और जेब में केवल उम्मीद। उस अम्मा का जिक्र किया जिसने उन्हें झोपड़ी में बैठाकर कहा था, बेटा, औकात बैंक वाले नहीं, भगवान तय करता है। और फिर बोले, अब ये औकात हम नहीं, सेवा तय करेगी। डीएम साहब ने अगले हफ्ते से किसान मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की। हर बैंक में एक शिकायत पेटी लगाई गई। जिले में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया जिसमें किसान सीधे डीएम ऑफिस तक अपनी शिकायत भेज सकते थे। वो खुद हर हफ्ते एक बैंक का निरीक्षण करते। जो बैंक ईमानदारी से कार्य कर रहे थे उन्हें सम्मानित किया जाने लगा और जो लापरवाही बरतते उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होती। उस बैंक के मैनेजर को सस्पेंड करने के बाद उसकी जगह एक ईमानदार और सरल स्वभाव की महिला अधिकारी नियुक्त की गई, नीलिमा वर्मा। नीलिमा ने पहले ही दिन किसानों को चाय पिलाकर उनसे बात की, उनकी समस्याएं सुनी और कहा, यह बैंक आपका है, इसमें आने के लिए डरिए मत। मैं खुद दरवाजे पर खड़ी रहूंगी जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार अपमान के नहीं, सम्मान और उम्मीद के आंसू थे। कुछ ही हफ्तों में बैंक की कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल गई। फॉर्म भरवाने में अब कर्मचारी मदद करते, दस्तावेजों के लिए भागदौड़ बंद हो गई थी। बुजुर्गों को कुर्सी दी जाती और महिलाओं के लिए अलग सहायता डेस्क बना दी गई। एक दिन वही बुजुर्ग महिला जो पहले डीएम साहब से झोपड़ी में मिली थी, अब बैंक में आई और चुपचाप एक गुलाब का फूल लेकर नीलिमा के हाथों में रख दिया। नीलिमा ने हैरान होकर पूछा, अम्मा, ये क्यों? अम्मा बोली, बेटी, अब बैंक मंदिर लगने लगा है और तू उस मंदिर की पुजारी बन गई है। उसी शाम डीएम साहब बैंक के निरीक्षण पर पहुंचे। अम्मा ने उन्हें देखकर कहा, बेटा, अब औकात नहीं, आदर मिल रहा है। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये आदर आपके आशीर्वाद से ही मिला है अम्मा। सम्मान लौट आया था, लेकिन ये केवल एक बैंक की कहानी नहीं थी। यह उस व्यवस्था की शुरुआत थी जहां अफसर भेष बदलकर नहीं, भरोसे से जनता के बीच होते हैं, जहां व्यवस्था लोगों को डराती नहीं, सहारा देती है। डीएम अंशुमान रावत को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि केवल एक बैंक शाखा को सुधारने से बदलाव संपूर्ण नहीं हो सकता। अपमान का वो घूंट, किसानों की झुकी हुई नजरें और भ्रष्ट मैनेजर की घमंडी मुस्कान, ये सब लक्षण थे एक बीमार तंत्र के जिसकी जड़ें गहरी थीं। अब वक्त था उन जड़ों तक पहुंचने का। एक सुबह डीएम साहब ने अपने ऑफिस में एक खास बैठक बुलाई। इसमें जिला सतर्कता अधिकारी, आयकर विभाग के अधिकारी, लोकायुक्त प्रतिनिधि और कुछ विश्वसनीय पत्रकार शामिल हुए। उन्होंने बोर्ड पर एक चार्ट लगाया जिसमें जिले के विभिन्न बैंक शाखाओं के लोन अप्रूवल का डेटा था। इन आंकड़ों को देखिए, उन्होंने कहा। जो शाखाएं कम किसानों को लोन देती हैं, वहां से सबसे ज्यादा रिश्वत की शिकायतें आई हैं। इसका मतलब साफ है, जो जितना रिश्वत लेता है
वो उतना ही कम सेवा करता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अब हमें नेटवर्क तोड़ना है, उन्होंने आगे कहा। बैंकों में बैठे वो बिचौलिए जो दलाल बन चुके हैं, उन्हें चिन्हित करना होगा। अगले 2 हफ्तों में अंडरकवर टीमें बनाई गईं। कुछ किसान, कुछ पत्रकार, कुछ स्वयं डीएम ऑफिस के कर्मचारी सभी सादे कपड़ों में अलग अलग शाखाओं में जाकर जानकारी जुटाने लगे। कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और गवाह सबूत इकट्ठा होने लगे। और फिर आई वो शाम जब डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। आज हम एक ऐसी सूची जारी कर रहे हैं जिसमें 17 बैंक कर्मचारियों और 9 बिचौलियों के नाम हैं जो किसानों से रिश्वत लेकर लोन पास करवाते थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरा शहर सन्न रह गया। कई नाम तो ऐसे थे जिन्हें लोग समाज सेवी समझते थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग्स में उनकी आवाजें सामने आईं, 2002 तब लोन होगा, तो सच सामने आ गया। डीएम साहब ने हर गांव में जनसभा करवाई। वे खुद किसानों के बीच गए और बोले, अब कोई आपसे पैसा मांगे तो डरिए मत, सीधे हमें बताइए, यह जिला अब ईमानदारी से चलेगा न कि डर से। गांवों में एक नई हवा चली। किसानों ने अपनी चुप्पी तोड़नी शुरू की। एक बुजुर्ग किसान ने हाथ उठाकर कहा, साहब, अब तो लगता है कि सरकार हमारी है। पहले तो लगता था जैसे हम ही गलती पर हैं। डीएम साहब की आंखें नम हो गईं। वो जानते थे बदलाव आंकड़ों में नहीं, लोगों के भरोसे में दिखता है, और वो भरोसा लौट रहा था। इस अध्याय का अंत केवल गिरफ्तारी या आंकड़ों से नहीं हुआ। इसका अंत हुआ उस दृश्य से जब एक नन्हा बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, मां, डीएम अंकल सुपर हीरो हैं क्या? और मां ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, लेकिन इनका चोगा कुर्ता है और हथियार सच। गांव के हर कोने में अब एक ही नाम गूंजने लगा था, डीएम अंशुमान रावत। वो डीएम जो एक किसान के भेष में बैंक गया, अपमान सहा, लेकिन बदले में बदला नहीं, बदलाव लाया। उनकी इस सादगी और संघर्ष ने किसानों के दिल में विश्वास की ऐसी लौ जलाई जो अब आंदोलन का रूप लेने लगी थी, पर एक शांतिपूर्ण और रचनात्मक आंदोलन। डीएम साहब ने एक अहम फैसला लिया, गांव चलो अभियान। वे हर दिन एक गांव में जाते, जमीन पर बैठकर किसानों से बात करते। न कोई मंच, न कोई माइक, न कोई कैमरा, बस एक डायरी और एक पेन। किसान अपनी तकलीफें बताते और डीएम साहब खुद नोट करते। एक दिन एक बूढ़ा किसान उनकी आंखों में आंसू लेकर बोला, साहब, आपने हमें इंसान समझा, इससे बड़ी बात क्या होगी। उस दिन डीएम साहब को एहसास हुआ कि क्रांति नारों से नहीं, विश्वास से आती है। जल्द ही उन्होंने किसानों के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली लागू करवाई, सत्य आवेदन पोर्टल। इसमें किसान सीधे अपनी शिकायत या आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर सकते थे और उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते थे। यह कदम जैसे भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ाने वाला साबित हुआ। बैंक मैनेजर जैसे अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कुछ सस्पेंड हुए, कुछ का तबादला हुआ, मगर डीएम साहब की सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब कोई किसान खुद को अकेला नहीं समझता था। उन्होंने किसान पंचायत नाम से हर सप्ताह एक ओपन मीटिंग शुरू की, जहां जिले के अधिकारी खुद गांव आकर जनता के बीच बैठते। वहां की महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू किया और एक दिन एक युवती ने साहस करके कहा, पहली बार लगा कि सरकार डराने नहीं, सुनने आई है। इस बदलाव को मीडिया ने किसान क्रांति 2.0 का नाम दिया। राज्य सरकार ने इन प्रयासों को मॉडल बनाकर अन्य जिलों में लागू करना शुरू कर दिया। एक दिन उसी बैंक की पुरानी शाखा में एक नया बोर्ड टंगा था, अब हर किसान की बात सुनी जाएगी। डीएम साहब उस बोर्ड को देख मुस्कुराए। उनके पास अब भी वही झोला था, वही सादगी, लेकिन अब आंखों में एक संतोष था। उन्होंने अपने किसान भाइयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। जैसे जैसे जिले में बदलाव की लहर दौड़ रही थी, वैसे वैसे कुछ ताकतवर और भ्रष्ट लोग बेचैन हो उठे थे। जिन्हें पहले हर सरकारी योजना से हिस्सा मिल जाता था, अब उनके हाथ खाली रह गए थे। किसानों की सीधी पहुंच प्रशासन तक हो चुकी थी और रिश्वत का धंधा लगभग खत्म हो गया था। यही बात चुभने लगी थी उन लोगों को जो इस व्यवस्था को अपनी जागीर समझते थे। एक दिन डीएम अंशुमान रावत के पास एक गुमनाम पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, आपके खिलाफ शिकायतें भेजी गई हैं। कुछ लोगों ने आपके नाम पर लोन के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पहले तो वे मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए।
ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने उजागर किया था। अब वही लोग पलटवार कर रहे थे। जल्द ही राज्य स्तर से एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। डीएम को सस्पेंड करने की बातें भी उठने लगी। पूरा जिला सकते में आ गया। जिन किसानों ने उन्हें अपना मसीहा माना था वे हैरान रह गए। लेकिन डीएम साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रेस को बुलाकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष निकला तो दोषियों को बख्शा न जाए। गांव-गांव से किसान मुख्यालय पहुंचे। हजारों लोगों की भीड़ ने प्रशासन पर दबाव बनाया कि निष्पक्ष जांच हो। गांव की महिलाएं, वृद्ध और युवाओं ने अपनी गवाही दी। उनके वीडियो बयान वायरल हुए। हमने डीएम साहब को खुद खेतों में काम करते देखा है। वो रिश्वत नहीं, हमें हक दिलाने आए थे। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि डीएम के नाम पर झूठे दस्तावेज बनवाकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। सबूतों के अभाव और जन समर्थन के दबाव में मामला ढह गया। राज्य सरकार ने न केवल उन्हें दोषमुक्त घोषित किया, बल्कि उन्हें राज्य का जन सेवा रत्न सम्मान भी दिया गया। वो दिन जब सम्मान समारोह हुआ, हजारों किसानों की तालियों की गूंज में एक ही आवाज थी, सच्चाई चाहे जितनी भी घिर जाए, सूरज बनकर उग ही जाती है। डीएम साहब ने मंच से कहा, मैं अकेला था जब आया था, लेकिन आज मैं लाखों के भरोसे के साथ खड़ा हूं। ये आपकी जीत है, मेरी नहीं। उनकी आंखों में नमी थी। भीड़ में वो बैंक का वही पुराना मैनेजर भी खड़ा था, अब निलंबित और विचारों में खोया हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस डीएम साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताना। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक। और हर दिन ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर दिन नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।